प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न का मिलान कर सकते हैं और आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये हमें बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में यह कथन किसने कहा? तो ये कथन है भैरव ने कहा। सूरदास राख में क्या खोज रहा था? तो सूरदास राख में पोटली खोज रहा था। विश्वकोहर में किस पेड़ के फूल को सूंघने से बर ततैया का डंक झड़ जाता है? इसका उत्तर है बेर के फूल को सूंघने से बर ततैया का डंक झड़ जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा में औसत बारिश मानी जाती है? इसका उत्तर है 35 इंच मानी जाती है। समाचार पत्र जनसंघ का संपादन व उसके सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाले हैं? इसका उत्तर है द प्रभास जोशी। रीतिकाल के रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार हैं? उत्तर द विद्यापति। भाग्य रेखा व भटकती राह के रचनाकार हैं? उत्तर से भीष्म साहनी। कल मैंने जाना कि वसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था, पंक्ति में भाव प्रकट हुआ है? इसका उत्तर है से व्यंग भाव। अगला प्रश्न है, ढेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर चोट की है? इसका उत्तर है लोक विश्वासों के नाम पर अंधविश्वास पर चोट की है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों में विरहिणी अपने दोनों आंखें बंद क्यों कर लेती है? इसका उत्तर है पुष्पित जंगल को देखकर। कहानी में वर्तमान से अतीत में जाना कौन सी तकनीक कहलाती है? इसको बोलेंगे फ्लैशबैक। भरत मुनि के काव्य शास्त्र अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम होनी चाहिए। इसके उत्तर में अभी कन्फ्यूजन है, तो इसके उत्तर को बाद में कमेंट करके हम बता देंगे। अगला प्रश्न है, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, इसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ड्राई एंकर। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है? तो सबसे पुराना माध्यम है से समाचार पत्र। प्रश्न संख्या 2 है, कुछ रिक्त स्थान है, इनको देखते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निक्षो मुकुंद मधु बनते, पंक्ति में गुण है, तो इसमें गुण है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग हो वहाँ दोष होता है? तो यहाँ पे आएगा च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष होता है। प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण तथा 12 वर्ण होते हैं, वहाँ वंशस्थ, इसमें आएगा वंशस्थ। अगला प्रश्न है, छप्पे छंद की अंतिम 2 पंक्तियाँ छंद की होती हैं? तो उल्लाला छंद की होती हैं। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निज बात, यहाँ पर वृक्षों की पंक्तियों को सुनने वाला भाव दिखा करके मानवीकरण अलंकार बताया गया है। यहाँ पे है मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तब अलंकार होता है? तो यहाँ पे आएगा विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का शीर्षक हो सकता है हमारी संस्कृति या हमारी परंपरा। भारतीय चित्त किस रूप में सोचता है? तो भारतीय चित्त स्वाधीनता के रूप में सोचता है, तो यहाँ पे आएगा स्वाधीनता। अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है अपने आप द्वारा अपने आप को गले लगाना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, अर्थात अपने आप का बंधन ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, भले वे विवेकी लोग क्या होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, भले वे विवेकी लोग अच्छे बुरे की पहचान करके जो अच्छा होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे
भले विवेकी लोग होते हैं। अगला प्रश्न है मूर्ख लोग कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है जो लोग दूसरों के इशारा पर भटकते रहते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। बंदरिया हमारी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? इस गद्यांश के आधार पर हमें बताना था। तो इस गद्यांश के आधार पर हम बता सकते हैं कि जिस प्रकार बंदरिया मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर के घूमते रहते, उसी प्रकार हमें भी अपने पुराने विचारों को लेकर के गोद में रहकर हमें भी अपने पुराने विचारों को मस्तिष्क में लेकर के नहीं रहना चाहिए, तबकि नए नए विचारों को अपनाते रहना चाहिए। अतः बंदरिया हमारी आदर्श नहीं हो सकती, क्योंकि हमें आधुनिकता के हिसाब से नए नए विचारों को जीवन में अपनाते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसके प्रश्न हैं प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो ये जो पद्यांश है ये कविता है सुमित्रानंद पंत की संध्या नामक कविता से ली गई है। इसमें संध्या का वर्णन है, शाम के समय है, शाम के समय में संध्या हो रही है तब का वर्णन है। तो इसका शीर्षक ले सकते हैं संध्या या रूपसी संध्या भी लिख सकते हैं। इसका प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश शीर्षक ये बता दिया। रूपसी कहाँ से उतर रही है? तो इसका उत्तर है रूपसी व्योम अंतरिक्ष से आसमान से उतर रही है। रूपसी के केस कैसे हैं? इसका उत्तर है रूपसी के केस सुनहले हैं, यानी सुनहरे रंग के केस हैं। रूपसी कहाँ छिपी हुई है? इसका उत्तर है रूपसी अपनी निज छवि छाया में ही छिपी हुई है। रूपसी की वाणी कैसी है? तो रूपसी की वाणी मधुर, मंथर, मृदु और मौन है। पद्यांश की भाषा की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता में लिख सकते हैं पद्यांश की भाषा साहित्यिक व संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त है। अगले प्रश्न इनको हम अगली बार दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।